ABC आवाज। नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने में छोटे दायरे में कारोबार है, लेकिन कॉमेक्स पर भाव 4 महीने ऊपरी स्तर पर बने हुए हैं। महंगाई को लेकर चिंता, जियोपॉलिटिकल टेंशन से सोने को सपोर्ट है। हालांकि फिजिकल मार्केट्स की बात करें तो 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो ये कि सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में गोल्ड बॉन्ड का पहला इशू भी बाजार में आ गया है। इन्हीं पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील खाटके, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और मेरी सहयोगी दीपाली राणा दिल्ली स्टूडियो से। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। और जो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर यहां पर जारी किया है, ऑफ कोर्स ये सजेशंस के लिए है, फीडबैक के लिए है। अभी इसमें समय है, अभी वो टाइमलाइन भी तय नहीं है कि हम गोल्ड एक्सचेंज कब आता हुआ देखेंगे, पर ये डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेप है एक गोल्ड एक्सचेंज की तरफ। ऑफ कोर्स पेपर्स में काफी सारी चीजें यहां तो बताई ही गई हैं, लेकिन हमारे पास फ्यूचर्स है, हमारे पास फॉरवर्ड्स है। ये स्पॉट एक्सचेंज होगा। क्लियरली इंडस्ट्री तो इसे बहुत समय से देख ही रही है। ज्वेलर्स के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से, रिटेलर के हिसाब से इसका कितना फायदा होगा? मनीषा जी, भारत के इतिहास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है बुलियन इंडस्ट्री को लेके। और जिस तरह से बुलियन का व्यापार भविष्य में होगा, स्पॉट एक्सचेंज जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, उस तरह से अब धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार शुरू होगा एक बार एक्सचेंज शुरू हो जाए। देखिए, अभी जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो सारे फ्यूचर एक्सचेंजेस हैं, स्पॉट एक्सचेंज एक भी नहीं है। तो फिलहाल जब आपको स्पॉट में गोल्ड खरीदना होता है तो आपको बुलियन डीलर के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन एक बार स्पॉट एक्सचेंज आने के बाद आप इस एक्सचेंज के जरिए हर बुलियन डीलर अपना सोना जो है इस एक्सचेंज पे एक्सचेंज के जरिए बेचेगा। और जो भी कंज्यूमर हैं या B2B मार्केट है, वो इस एक्सचेंज से गोल्ड खरीद सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक जो गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी से ही मूवमेंट होता था स्पॉट गोल्ड का, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिसीट भी जनरेट होगी, जिससे कि आप गोल्ड की ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं डीमेट फॉर्म में, उसी तरह से आप गोल्ड को भी डीमेट फॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं। और यदि आपको डिलीवरी चाहिए जब भी गोल्ड की, तो आप जाके एक्सचेंज से अपनी इलेक्ट्रॉनिक रिसीट के बदले में वो डिलीवरी गोल्ड की ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इससे बहुत ही पूरे वर्ल्ड मार्केट को हम चैलेंज करने वाले हैं कि भारत किस तरह से सोने के व्यापार में अग्रसर होगा। और एक पूरा नया बिजनेस डेवलपमेंट होगा, ट्रेड में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जो एक इंडस्ट्री की इमेज है वो भी काफी सुधरेगी इस एक्सचेंज के। जी हाँ, आई थिंक बाजार को सुरेंद्र जी बहुत जल्दी EGR का टर्म है उसको यहाँ पर यूज करना सीख जाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के तौर पर इसे अब यहाँ पर यूज किया जा सकेगा। सुरेंद्र जी, ये तो बहुत क्लियर है कि आप अपना सोना लेके जाएंगे, उसको EGR में तब्दील किया जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड किया जा सकता है, और जब आपको वो सोना वापस चाहिए तो इसी EGR को आप वापस लेके जाइए और आपका फिजिकल गोल्ड आपको मिल जाएगा। ये चीजें बाजार के लिए क्लियर हैं। लेकिन टैक्सेस क्या लगेंगे इसके ऊपर? क्या इसके ऊपर STT लगेगा क्योंकि ये शेयर के तौर पे यूज किया जाएगा, या फिर इसके ऊपर आपको यहाँ पर GST देना होगा? और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स है और जो यहाँ पर स्टोरेज की कॉस्ट वगैरह है, वो कैसे यहाँ पर काउंटेड की है? नहीं, देखिए, जब कोई भी बुलियन डीलर अपना गोल्ड EGR में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट कर देगा, तो कमोडिटी विल टर्न इनटू अ सिक्योरिटी। तो उस पे जब वो सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस पे GST तो नहीं लगेगा। जब वापस उसको डिलीवरी लेंगे तब जरूर GST लगेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी में जो भी टैक्सेस होते हैं, CTT और STT, वो सारे टैक्सेस पे लगेंगे। हालांकि कई बुलियन डीलरों की सरकार से डिमांड है और कई एक्सचेंजों की भी ये डिमांड है कि इस एक्सचेंज पर से CTT और STT को हटाया जाए, ताकि जो एक अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको हम डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं, वो भी बंद हो जाए और सारा ट्रेड इस एक्सचेंज पे शिफ्ट हो जाए। जी, तो डेफिनेटली जो कंसल्टेशन पेपर जारी किए गए हैं ये एक वेलकम मूव है। संक्षेप में जयप्रकाश, आपका भी इसी पर एक कमेंट लेना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, कैसा रिस्पांस एक्सपेक्टेड रहेगा आगे, और प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है?
जी दीपाली, देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव है और सेबी ने जब कंसल्टेशन पेपर इशू किया है तो इस पाथ पे मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव मूव होने वाला है। जहां तक प्राइस डिस्कवरी और एज एन इंडस्ट्री की बात है, इससे बहुत मेच्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। आपके पास एक हेल्दी स्पॉट मार्केट रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्राइस डिस्कवरी के लिए। जब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स है गोल्ड का, और अगर आपके पास एक अच्छा वाइब्रेंट फ्यूचर्स मार्केट है और उसके साथ अगर आपका स्पॉट मार्केट भी इक्वली डेवलप हो, तो प्राइस डिस्कवरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बन जाता है। जैसा सुरेंद्र मेहता जी ने भी बताया, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इंडिया एक गोल्ड हब बन सकता है इसके कारण, और ये काफी इम्पोर्टेंट भी इस तरह से है ताकि हमारे जो देखिए जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसका एक मेजर बिजनेस यहाँ पे बुलियन से ही आता है। तो अगर बुलियन को एक प्रॉपर क्वालिफाइड एसेट की तरह अगर ट्रीट किया जाए तो इससे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग, बहुत सारे विंडोज ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे न्यू वर्टिकल्स निकल के आएंगे। और जिस हिसाब से अब यहाँ पे गोल्ड या ऑनलाइन या डिजिटल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजैक्शन को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे मैनी फोल्ड ग्रोथ देखने को मिल सकता है बुलियन इंडस्ट्री में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। आई थिंक जो कंसल्टेशन पेपर है उस पर हम लोग भी अपना इनपुट्स दे रहे हैं, तो मुझे लगता है जो भी निकल के आएगा बहुत ही अच्छा और बड़ा होगा। सुनील, आपसे भी वही सवाल, आप सभी वहां पर उस कंसल्टेशन पेपर पे अपने फीडबैक्स दे रहे हैं, अपने सजेशंस भी दे रहे हैं। जो करंट अवतार है कंसल्टेशन पेपर का, आपका क्या व्यू है? जी, मुझे लगता है मोर और लेस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है, इनफैक्ट सेबी का ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे हम लोकलाइज्ड प्राइस डिस्कवरी पे ज्यादा फोकस करें। एट द मोमेंट हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस को बेंचमार्क करने के लिए, क्योंकि वहां के स्पॉट मार्केट्स डेवलप्ड हैं। इंडिया में क्योंकि स्पॉट मार्केट्स था नहीं, तो अल्टीमेटली प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे लोकल लेवल पे नहीं हो पाती थी, इवन दो वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड हम बोल सकते हैं। और अनअकाउंटेड गोल्ड की अगर हम क्वांटिटी देखें तो ग्लोबल लेवल पे हम लीडर कहला सकते हैं। तो इन अ वे ये इनिशिएशन जो है सेबी की तरफ से ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्पॉट मार्केट आने के बाद से एक तो प्राइस डिस्कवरी लोकल लेवल पे होना शुरू हो जाएगा, और जो लोकल गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसकी भी एक जो है इंपॉर्टेंस जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिलहाल फ्यूचर्स मार्केट में हम देखते हैं कि एलबीए में गोल्ड को हम तवज्जो देते हैं, तो यहाँ पे लोकल गोल्ड स्टैंडर्ड्स का भी एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। और ग्लोबल लेवल पे इवन हमारा एक प्राइस डोमिनेशन भी एक तरीके से क्रिएट हो सकता है, जैसे करंटली यूएस ड्राइव करता है गोल्ड और सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, और चाइना डिक्टेट करता है बेस मेटल प्राइसेस को। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है ये जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें पैरामीटर्स लोकल गोल्ड फ्रंट पे जो डोमेस्टिक सिनारियोज हैं उसको कैसे सारे स्टैंडर्ड्स कवर करके जो रिटेल कंज्यूमर है उसको कैसे बेनिफिट मिले, ईज ऑफ परचेज और सेल बोल सकते हैं, या तो इवन जो बुलियन डीलर्स हैं उनको कैसे अपना माल स्पॉट एक्सचेंज पे लाके बेचना है, ईज ऑफ कन्वीनियंस उनके लिए भी सोचा जाएगा, और जो ज्वेलर्स हैं वो भी कैसे इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, ये भी पैरामीटर्स। सो इन अ वे तीन तरफ से एक कंसल्टेशन पेपर में तवज्जो दिया जा रहा है, एक कंज्यूमर रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बुलियन डीलर्स की तरफ से, और एक जो रिटेल ज्वेलरी हाउसेस हैं उनके तरफ से देख के। तो मोर और लेस सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, बट इन अ वे मेरे ख्याल से सजेशंस हमारे तरफ से भी जा रहे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से इंक्लूड करके वो कोशिश करेंगे कि एक फुल प्रूफ प्लान के साथ वो लॉन्च किया जाए, ऐसा सोच सकते हैं। जी, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के हिसाब से एक वेलकम स्टेप ये रहेगा। लेकिन अब गोल्ड बॉन्ड पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो पहला इशू है वो खुल चुका है और 21 मई तक ओपन रहेगा। सुरेंद्र जी, क्या व्यू आपका रहेगा गोल्ड प्राइसेस को लेकर? आउटलुक तो यहाँ से काफी तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर कोई सेफर कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट चाहता है तो क्या गोल्ड बॉन्ड की तरफ देखना चाहिए? क्या सजेशन है आपका? देखिए, गोल्ड बॉन्ड जो है हमेशा से ही सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट विकल्प है। जिन्हें फिजिकल गोल्ड नहीं चाहिए जरूर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशन के साथ साथ में आपको यहाँ पे 2.5% हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है, और ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल भी होता है। तो आप जब चाहें इसको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप इसको बेच सकते हैं, कैश कर सकते हैं पैसा। और गोल्ड प्राइसेस की आउटलुक की बात करें तो उस संदर्भ
में भी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतरीन विकल्प है। 8 साल के लिए ये इश्यू किया जाता है, तो 8 साल की अवधि काफी लंबी होती है। और यदि हम देखें तो गोल्ड में एक हिस्टोरिकली भी 5 से 6% का रिटर्न आता है। तो यदि आप 8 साल की बात करें तो लगभग 50% का तो ऐसे ही आपको अपवर्ड रिटर्न मिलेगा, प्लस आपको 20% इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको ओवरऑल एक 65 से 70% का आपको बेनिफिट 8 साल में जरूर मिलता है। और आप आपके जो दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसको हेज करने के लिए गोल्ड बॉन्ड से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। एब्सोल्युटली, तो काफी अच्छी खबरें यहाँ पर गोल्ड एज एन इंडस्ट्री के लिए आती हुई एक ऐसे समय पर जहां पर बाजार बंद है और फिजिकल खरीदारी बहुत ज्यादा नहीं बाजारों में हो रही है, लेकिन क्लियरली मार्केट को और डेवलप करने के लिए यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। सुरेंद्र मेहता जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर कुछ बहुत मुनाफा वसूली इस सेक्टर में भी हमने आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूएस में जो लेटेस्ट हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़े हैं वो थोड़े से कमजोर आए हैं, जिसका असर है। जय, कैसे देखते हैं और मेटल्स में टॉप पिक कहां होगी? जी मनीषा, मुझे लगता है थोड़ा सा ये ब्लिप है जो आपने बताया जिस डेटा के बारे में, बट मुझे लगता है ओवरऑल जो डिमांड सप्लाई स्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत बुलिश है बेस मेटल्स के लिए। कोई भी डिप मिले मेरे ख्याल से खरीदारी का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। मेरे टॉप पिक यहाँ पे कॉपर रहेगी, आई थिंक 770 के आसपास मिलता है, तो बेशक बाई करके चलें। आज थोड़ा सा नरमी है प्राइसेस में, हो सकता है थोड़ा और गिरावट ड्यूरिंग द डे देखने को मिले, तो 770 772 के बीच में खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से 784 785 का लेवल आज या कल तक देखने को मिल सकता है। 764 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो कॉपर पर कन्वेक्शन है खरीदारी का, यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। सुनील, क्रूड पर क्या व्यू रहेगा? ब्रेंट के प्राइसेस तो वापस हमने $68 के नीचे फिसलते हुए देखे हैं, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमीज ओपन अप हो रही हैं, एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि डिमांड यहाँ से बेहतर हो सकती है। डिप्स पर खरीद कर चलेंगे या कोई और सजेशन है? जी दीपाली, मुझे लगता है डिप पे खरीदारी का ही एक स्ट्रेटजी बेहतर रह सकता है, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिमांड फोरकास्ट बेहतर है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक रिबाउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो जो भी शॉर्ट टर्म वीकनेस हमें इकोनॉमिक डेटाज में मिल रही है, एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर हो सकती है, जिसकी वजह से 1 और 2 डेज के लिए प्राइसेस मूव डाउन साइड हो सकते हैं। बट उस अपॉर्चुनिटी को एज ए बाइंग के तौर पे यूज करना चाहिए। मुझे लगता है जो WTI का प्राइस है अभी डॉलर टर्म में $64.7 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये $66-67 तक का फिर से रिबाउंड हो सकता है। आज की इन्वेंट्री डेटा को भी हम अगर वेट करके देखते हैं तो उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत एक पॉजिटिव या बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में मुझे लगता है 4725-730 के रेंज में एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं। 4690 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 4770 से लेके 4800 तक का एक इंटरडे में टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें एक आध फंडामेंटल और ऐड कर सकते हैं, जहां पे जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं यूरोपियन कंट्रीज में वो ईज आउट हो रही हैं। उससे मुझे लगता है कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, वहां से भी एक डिमांड क्रिएशन बनते हुए नजर आ रहा है। प्लस जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं कहीं ना कहीं उसका भी एक असर जो है क्रूड के प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। और वीकनेस ऑफ डॉलर, अभी डॉलर इंडेक्स 90 के नीचे आ गया है, तो मुझे लगता है कि डॉलर डिनोमिनेटेड सारे कमोडिटीज उसका फायदा उठाएंगे और उसका एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो खरीदारी की सलाह है ऑन डिप्स क्रूड में, ये सजेशन है। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे, साथ ही व्यू लेंगे एग्री कमोडिटीज पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और यहां से सीधे रुक करेंगे अब आज की हॉट कमोडिटी का। आज की हॉट कमोडिटी टर्मरिक है, जहां पर जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह है, यानी 7900 के लेवल्स पर आप एंट्री ले सकते हैं। टारगेट एक्सपेक्टेड है 8200 का, स्टॉप लॉस 7750 का। 3-4 इंपॉर्टेंट रीजंस है क्यों खरीदारी की सलाह दी जा रही है टर्मरिक में। पहली बात तो डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट से जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो तेज दिख रही है, जो कि प्राइसेस को फर्दर ऊपर लेकर जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो स्टॉक है वो कम है, यानी सप्लाई कम है, डिमांड स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण कि साइक्लोन की वजह से जो क्रॉप अराइवल है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो कि तेजी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखी टर्मरिक में 8200 के टारगेट्स के लिए।
खरीदारी की राय यहाँ पर है और जैसे दीपाली आपको बता रही थी कि जो हरिकेन है उसका असर हमने सभी स्टेट्स पर काफी हद तक जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं और फिर सीधा राजस्थान यूपी तक भी आते हुए देखा है। तो जो काफी सारी फसलें रास्ते में हैं जो अभी तक भी खेत में थी जिसका परसेंटेज काफी कम है, लेकिन वहां पर एक इम्पैक्ट हम जरूर पड़ता हुआ देखेंगे। लेकिन बात यहाँ पर दालों की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार मुनाफा वसूली आज के दिन में भी देखने को मिली है। सरकार की तरफ से जिस तरह की खबरें हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट यहाँ पर स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है, तो उसका एक असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में पड़ते हुए देखा है। इसके अलावा सोर्स बेस्ड खबरें ये भी आ रही हैं कि आज यहाँ पर शायद हायर लेवल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो सकती है और वो भी बात कर सकते हैं यहाँ पर बढ़ते जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, खाने पीने के तेल हैं और दालें हैं, इसके ऊपर यहाँ पर भी बातचीत हो सकती है। तो क्या नजरिया बनाना चाहिए इस बाजार का और कितना असर है भावों पर आगे जाकर किस तरह का इंपैक्ट रह सकता है, उस सबके ऊपर हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ जेएलवी एग्रो के विवेक अग्रवाल जुड़े हैं। विवेक नमस्कार। सबसे पहले तो यही खबर कि जो इंपोर्ट यहाँ पर सरकार ने खोल दिया है अक्टूबर तक, उसका असर तो हमने प्राइसेस में देखा ही है, और इसके अलावा आज यहाँ पर सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर की नीति आयोग की मीटिंग भी है जिसमें भी चर्चा यही होने वाली है कि खाने के तेलों के बढ़ते भाव और जो दालों के ऊपर जो एक्शन लिया गया है उसका क्या इंपैक्ट है। आप इन दोनों ही खबरों को कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी। मेरा अपना एक निजी मानना है कि जो दालों पे गवर्नमेंट ने खोला है और उससे प्राइसेस बहुत तेजी से गिरे हैं, तो वो उतना घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि जितना भारत सरकार ने कोटा आवंटन किया था पहले, उतना ही माल विदेशों में है। ऐसा नहीं है कि हमने इंपोर्ट खोला और वहां पे ज्यादा माल है, क्योंकि जब हमने पहले इनिशियल कोटा दिया था, जब आज से 3 महीने पहले, और बाद में वो किसी कोर्ट में चला गया था केस, क्योंकि वो ट्रेडरों ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाया था, मिलरों ने सॉरी, कि हमको भी मिलना चाहिए, और फिर उसी परेशानी से बचने के लिए भारत सरकार ने इंपोर्ट अक्टूबर तक खोल दिया है। उसके कारण जो न्यूज जैसे ही आई कि भारत सरकार ने इंपोर्ट खोला, प्राइस बहुत तेजी से गिरे, लेकिन बाहर में उपलब्धता उतनी ज्यादा नहीं है कि माल ज्यादा है। तो ये जो गिरावट है ये बहुत थोड़ी है, बहुत टाइम बीइंग है, और प्राइस स्टेबल ही रहेंगे। दूसरी बात जो महंगाई की है, मुझे ऐसा लगता है कि दालों में उतनी कोई तेजी नहीं आई है जिसके लिए सरकार को विचार करना पड़े या कोई समीक्षा करनी पड़े। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एमएसपी आप किसान को देना चाहेंगे तो दालों के भाव निश्चित रूप से थोड़ा बढ़ेंगे ही। आप दोनों को खुश नहीं रख सकते। आप सोचेंगे कि किसान को भी एमएसपी का प्राइस मिले और जो आम उपभोक्ता है उसको बहुत कम सस्ती दाल मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि भारत सरकार को दालों में उतनी चिंता करने की जरूरत है। और रही बात तेलों की, तो हाँ, निश्चित रूप से उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और उस पर भारत सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो विवेक, आप कहेंगे कि तेलों में इतनी ज्यादा तेजी है और सरकार ने वहां पर कोई इमीडिएट स्टेप नहीं उठाया, और दालों की हल्की सी भी बढ़त आई तो सरकार ने यहाँ पर इंपोर्ट भी खोल दिया, स्टॉक लिमिट लगाने की भी बात करी है, तो सरकार को ज्यादा चिंता यहाँ पर दालों को लेकर है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उसमें बहुत ज्यादा संवेदनशीलता दिखा रही है दालों के लिए। दालों की उतनी प्राइस बढ़ी नहीं है, जबकि ये इंपोर्ट की न्यूज आने के बाद दाल के बाजार और बहुत तेजी से घट गए। 2 दिन 3 दिन अगर आप देखेंगे, और बीच में ये मार्केट में भी न्यूज थी कि लेंटिल्स में भी गवर्नमेंट ड्यूटी कम करने जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को थोड़ा अभी सोचना चाहिए, बाजार को देखना चाहिए, और दालों की प्राइस पे अगर थोड़े एमएसपी के ऊपर भी ट्रेंड करते हैं तो वो एक अच्छी हेल्दी इकोनॉमी के संकेत है और एक व्यापार के लिए भी अच्छी चीज है। अदरवाइज ये होगा कि फिर व्यापारी, ट्रेडर, किसान इस दाल के धंधे से बिल्कुल हट जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा अगर उसको आज अपनी लागत से ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर बाजार बहुत ऊपर बढ़ता है, 150-200 रुपये होता है, तब सरकार कोई कदम उठाए तो ठीक है, पर ये जो है अभी करंट प्राइस मुझे उतना चिंता का विषय नहीं लगता। हाँ, आगे की उपलब्धता को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को थोड़ा सा एडजस्टेबल करते हुए उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए। पॉइंट टेकन विवेक, बहुत शुक्रिया आने के लिए और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखने के लिए। और आपकी बात सही भी है, जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। दालों के भाव जरूर कम हुए हैं, मूंग के भाव बहुत गिरे हैं, लेकिन चने में हल्की सी खरीदारी आज हमने फिर से बाजार में लौटते हुए देखी। सुनील, आप कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से यहाँ पर काफी सारे कदम है, और एक चीज यहाँ पर लगातार दाल के व्यापारी उठाते हुए नजर आए हैं कि इतने से भाव पड़े और 2 यहाँ पर स्टेप्स ले लिए गए, और तेलों के भाव इतने समय से बढ़ रहे हैं और हमने कोई बहुत ठोस स्टेप वहां पर आते हुए नहीं देखा। हैविंग सेड दैट, आज ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और खाने के तेलों पे शायद कोई स्टेप लिया जा सके। मनीषा जी, मुझे लगता है अगर तेलों की बात करते हैं या सोयाबीन की बात करते हैं तो ज्यादातर इंटरनेशनल प्राइसेस का भी एक असर हमें देखने को मिला, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं डिमांड सुपरसीड कर रहा है सप्लाई को,
और उसके वजह से इंटरनेशनली सोया ऑयल हो गया या सीपीओ हो गया या तो इवन जो ऑयल सीड्स हैं सोयाबीन के प्राइसेस जो हैं ऑल टाइम हाई तक छू गए थे। तो डोमेस्टिक मार्केट में मेरे ख्याल से उसका भी असर देखने को मिला था और जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस ऑल टाइम हाई चले गए थे। बट चने का जैसे आपने बताया, मुझे लगता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो एमएसपी के ऊपर मुझे लगता है ओवरऑल 5,500 तक का एक लेवल बनता था कंसिडरिंग द फंडामेंटल, क्योंकि इस बार आवक कम है। हालांकि मार्केट में अभी आवक शुरू हो गई है बट एक्सपेक्टेशन से कम है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि प्राइसेस को 5300 या 5400 के लेवल में होना चाहिए था। बट अभी ये गवर्नमेंट के इंपोर्ट पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए प्राइसेस में अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। मुझे लगता है 5170 का जो हाजिर का भाव है चने में एक एंट्री लेवल बनता है। फिर से प्राइसेस जो है 5300 के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है मार्केट में मंडी में माल कम रहेगी और डिमांड बेहतर रहेगा, तो उसका प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग फ्रंट पे 5170 में बाई किया जा सकता है। 5130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 5250 और 5300 का टारगेट लेके चल सकते हैं। अवैध खरीदारी यहाँ पर चने में की जानी चाहिए, लेकिन खाने के तेलों के आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि आज जो वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसके पहले कुछ मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर लौटते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट है और उसका असर आप देख सकते हैं। सोयाबीन 0.25% नीचे है, सीपीओ, सोया तेल, मस्टर्ड में भी हमने लगातार आज दूसरे दिन यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी। क्या लगता है, टॉपिश तो यहाँ पर काफी समय से सुनील हम इस बाजार को कह ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर करेक्शन पे हमने यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए देखी है। इंटरनेशनल क्यूज काफी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा, यहां से इन स्तरों से इस सेक्टर के लिए क्या रहा है? जी, प्राइसेस मुझे लगता है ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पे बाइंग कॉशियसली करनी चाहिए। हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यूएस का एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर है अगर सोया ऑयल की हम बात करते हैं तो, और सप्लाई भी कम है और ओवरऑल सोइंग एरिया भी कंपैरेटिवली कम है। तो एडिबल ऑयल सेगमेंट में थोड़ा बुलिशनेस अभी भी है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ा कॉशियस बाइंग मुझे लगता है करने की जरूरत है। डोमेस्टिक मार्केट में एक रूमर है मार्केट के गवर्नमेंट की तरफ से कि इंटीग्रेटेड जीएसटी शायद हटा सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा एडिबल ऑयल के प्राइसेस में हमने करेक्शन आते हुए देखा है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है सोया ऑयल के प्राइसेस फिर से 1470 1480 तक का छू सकता है, तो एक बाय ऑन डिप की रणनीति स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। और सीपीओ में भी मुझे लगता है कि 1230 का रेंज आता है तो बाई करना चाहिए। 1220 का स्टॉप लॉस लगाते 1260 1270 तक का टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी यहाँ पर फिर से लौट सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर बात भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ ये शो समेटने का समय है। प्रदीप पंडे ऑलरेडी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में है, वापस लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।